हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। एनसीईआरटी रिकैप सीरीज़ को ही आगे बढ़ाते हैं। सेकंड पार्ट आज हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का देखेंगे यहाँ पे, और आज हम डिस्कस करेंगे ओरल कैविटी और फेरिंग्स के बारे में। देखो, ये वीडियो देखने से पहले जो फर्स्ट पार्ट है, यानी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो ज़रूर देखो क्योंकि काफ़ी बेसिक कंसेप्ट हमने वहाँ पर डिस्कस किए हैं। चलो शुरू करते हैं हम लोग ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखना कि बक्कल कैविटी ही ओरल कैविटी है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी में। दे बोथ आर सेम थिंग। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि ओरल कैविटी का बेसिक मीनिंग क्या है कि जब हम अपना माउथ ओपन करते हैं, ये देखिए आप, तो ये जो आपको अंदर स्पेस दिख रहा है, जो गुफा जैसा एरिया दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ओरल कैविटी। कैविटी मतलब क्या होता है? कोई बेसिक खाली जगह को कैविटी कहा जाता है। और ये जो ओपनिंग है, अपना मुंह खुलता है बंद होता है, तो ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज माउथ। तो अभी आपके सामने ओरल कैविटी है, और इस ओरल कैविटी में जो बेसिक स्ट्रक्चर्स अपने को दिख रहे हैं, इनमें है टीथ और टंग, जो कि आपके लिए काफ़ी क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये टीथ हो गए और ये टंग। बाकी भी काफ़ी स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन हम लोग, जैसा मैंने आपको बोला, केवल एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बाकी सब स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो रूफ बोल सकते हो आप इसको, कि ओरल कैविटी का ये जो रूफ है, इसको कहा जाता है पैलेट। दिस इज कॉल्ड एज पैलेट। तो ये नाम आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है पैलेट के बारे में इस चैप्टर में, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें इसको यूज़ करके मुझे आपको समझानी है। तो माउथ लीड्स इनटू ओरल कैविटी, यानी जब माउथ की ओपनिंग होती है तब ओरल कैविटी आती है। प्रेजेंट क्या है इसमें? टीथ और मस्कुलर टंग। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और देखो, आसान है इसको समझना, कुछ नया नहीं है, क्योंकि टंग जो रहता है ना, हम लोग कितना इजीली मूवमेंट करते हैं टंग का, और बॉडी में मूवमेंट तभी हो पाता है जब वहाँ मसल्स प्रेजेंट हो। तो टंग इज हाईली मस्कुलर। टीथ की बात करें हम, बेसिकली बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल एनसीईआरटी का ही बात करेंगे। इस पिक्चर में आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो टूथ होता है, वो टूथ बोन के अंदर एक स्पेस, एक सॉकेट बना होता है। उस सॉकेट में जाकर वो टूथ बराबर वहाँ पे सीट करता है। इस पिक्चर में देखो आप, यहाँ पर इस टूथ के लिए बोन के अंदर ये सॉकेट है। देखो आप, यहाँ पर ये सॉकेट है बोन का, और इस सॉकेट के अंदर ये वाला टूथ प्लेस्ड है। सिमिलरली ये जो टूथ है यहाँ पर, ये देखो, यहाँ पे आपको क्लियर एक सॉकेट दिख रहा होगा, बोन का सॉकेट। ये बोन का बना होता है, और इसके अंदर आकर ये टूथ प्लेस होता है, फॉर्मेशन होता है टूथ का इस सॉकेट के अंदर। इस तरह के अरेंजमेंट को कहा जाता है थिकोडोंट अरेंजमेंट। थिकोडोंट अरेंजमेंट, जिसमें टूथ जो है, जो जॉ की जो बोन है, जो जबड़ा कहते हैं जिसे हम हिंदी में, उसके अंदर जो है टूथ एम्बेडेड रहता है, उसके अंदर फंसा हुआ रहता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ। देखो, ये जो वर्ड है ना, ओडोंट, ये वर्ड ध्यान रखना है आपको। ओडोंट जब भी आपके सामने वर्ड आए तो आप समझ जाना यहाँ पर टूथ की बात हो रही है। तो टूथ के लिए ही वर्ड यूज़ होता है ओडोंट। इनफैक्ट अब हम जितने भी टूथ से रिलेटेड टर्म्स देखेंगे, उन सब में ओडोंट आएगा। मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि जॉ बोन क्या है। तो जो हमारा जबड़ा रहता है, तो बेसिकली अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो हमारे पास में दो जॉज होते हैं। एक लोअर जॉ, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द लोअर जॉ, जिसको कहा जाता है मैंडिबल, एंड दिस इज द अपर जॉ, जिसको कहा जाता है मैक्सिला। तो जो हमारे फेशियल बोन्स की वो बोन है जिसमें टूथ एम्बेडेड होता है। तो दीज आर जॉ बोन्स। इस तरह का अरेंजमेंट जिसमें एक टूथ एक सॉकेट में प्रेजेंट होता है और ये सॉकेट बनता है बोन का, इस तरह के अरेंजमेंट को कहा जाता है थिकोडोंट अरेंजमेंट। इसके जैसे और भी अरेंजमेंट्स रहते हैं, बट हम केवल एनसीईआरटी की ही यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट, हम सब ये चीज़ जानते हैं कि हमारी लाइफ में जो टीथ का इरप्शन होता है वो 2 बार होता है ना। दांत 2 बार आते हैं। एक बार जब हमारा बचपन रहता है, जिसे हम कहते हैं दूध के दांत या डेसिडुअस टीथ, और एक जब हम बड़े हो जाते हैं। तो जब हम बड़े होते हैं तब ये जो मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ, ये समझ लीजिएगा, जो दूध के दांत होते हैं उन्हें डेसिडुअस या मिल्क टीथ कहा जाता है। ये मिल्क टीथ कुछ टाइम बाद में जो है एक्सफोलिएट होने लगते हैं। एक्सफोलिएट होना मतलब निकलना, वो गिरते रहते हैं, और इनकी जगह पर नए दांत आते हैं जिनको कहा जाता है परमानेंट टीथ और एडल्ट टीथ, और इनका नंबर होता है टोटल 32। ये आपको नंबर याद रखना है। एडल्ट टीथ टोटल 32 प्रेजेंट रहते हैं।
तो ये जो ह्यूमन बींग्स में ये जो एक सिस्टम है कि लाइफ में 2 बार टीथ का इरप्शन होता है, इस तरह के सिस्टम को कहा जाता है डाइफ्योडोंट कंडीशन। देखो यहाँ पे वापस आ गया, ओडोंट मतलब क्या हो गया टूथ, और डाई का मतलब हो गया 2। तो जो दांत होते हैं हमारे वो 2 बार आते हैं, इस तरह की कंडीशन को कहा जाता है डाइफ्योडोंट कंडीशन। अब एक कंसेप्ट जो नीट में काफ़ी बार पूछा गया लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है हालांकि इसके बारे में, वो आप देख लेना कि मैं एडल्ट पहले मैं इनकी बात करता हूँ डेसिडुअस टीथ की। तो मैं अगर देखो यहाँ से शुरू करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इस को मैं 2 बराबर इक्वल हाफ में डिवाइड कर लेता हूँ। तो देखो ये जो 1 2 3 4 5, मतलब आप ये कर सकते हो कि ओरल कैविटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो इनको आप कहोगे अब क्वार्टर। तो एक क्वार्टर में आपको टोटल 5 मिल्क टीथ देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहले 2 मिल्क टीथ यानी ये 2 ये होते हैं इंसीजर्स, तीसरा होता है कैनाइन, और 4th और 5th होता है मोलर्स। पहले 2 इंसीजर्स, थर्ड वाला हो गया कैनाइन, और बाकी के लास्ट के 2 जो होते हैं वो होते हैं मोलर्स। जबकि एडल्ट टीथ में बात की जाए तो एडल्ट में अगर हम लोग क्वार्टर वाइज डिवाइड करें 4 क्वार्टर्स में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 टीथ प्रेजेंट होते हैं एडल्ट में एक सिंगल क्वार्टर में, जिसमें से इनिशियल 2 आर इंसीजर्स, तीसरा वाला जो रहता है वो होता है कैनाइन, 4th एंड 5th आर प्री मोलर्स, एंड 6th 7th 8th आर मोलर्स। तो जो मेन डिफरेंस है डेसिडुअस और परमानेंट टीथ में वो है प्री मोलर का, यानी कि एडल्ट टीथ में प्री मोलर होते हैं और मिल्क टीथ में प्री मोलर प्रेजेंट नहीं होते। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, बाकी इससे ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। आई वुड लाइक टू स्टिक टू दी एनसीईआरटी। और ये डाइफ्योडोंट कंडीशन आपको मोस्ट ऑफ दी मैमल्स में देखने को मिलेगी, इवन ह्यूमन बींग्स में भी। अब अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे पास में अभी जैसे मैंने आपको बोला कि 4 अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। ये आपको क्लियर इन तीनों चारों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो ये जो एक तरह का सिस्टम है जिसमें दांत जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, उसको कहते हैं हेटेरोडोंट कंडीशन। अगेन हेटेरो वर्ड का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट। हम सुनते हैं ना 2 वर्ड, होमो एंड हेटेरो। हेटेरो का मतलब हो गया डिफरेंट, एंड ओडोंट अगेन क्या हो गया, टूथ, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ। इसको कहा जाता है हेटेरोडोंट कंडीशन। तो 4 टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ अपने पास में, जैसा मैंने अभी आपको बताया, पहले 2 इंसीजर्स, फिर आता है कैनाइन, फिर 2 प्री मोलर्स और लास्ट के 3 मोलर्स एक क्वार्टर में। यानी एक क्वार्टर में जो 8 दांत होते हैं, उन 8 दांतों में 2 दांत हो गए इंसाइजर्स, 1 हो गया कैनाइन, 2 हो गए प्री मोलर्स और 3 हो गए मोलर्स। तो ये कहलाता है हेटेरोडोंट कंडीशन। यानी मैं एक बार अगर थोड़ा सा आपको समराइज कर दूं तो बहुत बार नीट में ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले क्वेश्चन आता है थीकोडोंट कंडीशन पे कि थीकोडोंट क्या होता है। तो थीकोडोंट का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी जॉ बोन है उस जॉ बोन के अंदर टूथ एम्बेडेड रहता है, इसको कहते हैं थीकोडोंट। सेकेंड कंडीशन कहलाती है डाइफ्योडोंट कंडीशन। डाइफ्योडोंट अभी हमने अब देखा कि दांत जो है वो 2 बार आते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो इस तरह के सिस्टम को कहा जाता है डाइफ्योडोंट। और तीसरा हमने अभी देखा हेटेरोडोंट कंडीशन, जिसमें जो हमारे दांत है वो अलग अलग टाइप के रहते हैं। एनसीईआरटी का पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये एनसीईआरटी ने पिक्चर दे रखा है, और एनसीईआरटी ने भी देखो कि एनसीईआरटी ने भी इन दांतों की नंबरिंग कर रखी है। ठीक है, कई बार देखना आप लोग ये चीज़ की कुछ चीज़ें ऐसी है जो एनसीईआरटी ने अपने टेक्स्ट में तो मेंशन नहीं की, लेकिन डायग्राम्स में उन्होंने वो सब चीज़ें इस तरह से मेंशन कर दी है और उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी एनसीईआरटी का पिक्चर है, इस एनसीईआरटी के पिक्चर में देखो ये सॉकेट्स दिखा रखे हैं, इन्हीं सॉकेट्स के अंदर जो टूथ है वो प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए इस कंडीशन को कहा जाता है थीकोडोंट कंडीशन। अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्या किया कि नंबर कर दिया, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, पहले 2 इंसाइजर्स, तीसरा कैनाइन, चौथा और 5वां प्री मोलर और छठा 7वां 8वां मोलर। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप एनसीईआरटी को पढ़ो तो एनसीईआरटी को ऐसे अखबार की तरह नहीं पढ़ना है कि बस पढ़े जा रहे हैं।
आपको एनसीईआरटी में लिखा है एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस और इवन जो जो डायग्राम है उस डायग्राम के अंदर दी हुई हर एक छोटी मोटी डिटेल को आपको अच्छे से स्टडी करनी है। क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाते मोस्टली, पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें खुद से एनसीईआरटी से डिराइव करनी है। अब जैसे इसी पिक्चर में देखो, यहाँ पे इन्होंने नंबर 1 दिखा रखा है तो दिस इज इंसिजर, 3rd दिखा रहा है तो ये कैनाइन, 4th प्री मोलर और 6th मतलब कि मोलर। तो ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट एनसीईआरटी ने बात की डेंटल फार्मूला की, तो ये जो अब तक हमने सीखा यही तो है डेंटल फार्मूला। हम क्या कर रहे हैं, टोटल देखो इसमें आप ऐसा समझ लो कि टोटल 32 टीथ है, तो हम ओरल कैविटी को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले अपर, लोअर, फिर कुछ ऐसा। फिर आप ये जो 4 पार्ट्स हैं आपके सामने, अपर राइट इधर, अपर लेफ्ट, लोअर राइट और लोअर लेफ्ट, तो मैंने 4 क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड कर दिया। अब मैं हर क्वाड्रेंट में कौन कौन से टीथ प्रेजेंट हैं और उनका क्या नंबर है उसको रिप्रेजेंट करने के सिस्टम को कहा जाता है डेंटल फॉर्मूला। मैं बताता हूँ कैसे। अभी हमने बोला 32 टीथ है तो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करेंगे, यानी पर क्वाड्रेंट अपने को 8 टीथ देखने को मिलेंगे, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। और मैं इसको रखूँगा सीक्वेंस में, यानी सबसे पहले मैं लिखूँगा इंसिजर्स, ठीक है। तो ये आगे आपके सामने कुछ इस तरह से डेंटल फार्मूला होता है। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है अपर और लोअर के बीच का डिवीजन। ये एक अपर क्वाड्रेंट, ये एक लोअर क्वाड्रेंट, लेकिन एक क्वाड्रेंट, इस तरह के 2 और क्वाड्रेंट यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे। तो ये केवल हम यहाँ पर 2 ही क्वाड्रेंट शो कर रहे हैं, ऊपर और नीचे। और यहाँ से शुरुआत करेंगे, दिस इज आई, दिस इज सी, पी, एम और एम। 2 इंसाइजर अभी हमने देखा पिक्चर में, यहाँ देखो आप, ये 2 इंसाइजर, एक क्वाड्रेंट में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। फिर एक कैनाइन, तो ये हो गया कैनाइन। फिर 2 प्रीमोलर्स, तो ये 2 प्रीमोलर्स, और लास्ट के 3 मोलर, तो ये हो गए मोलर्स। इसी को कहा जाता है डेंटल फॉर्मूला। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी ओरल कैविटी में टोटल कितने कैनाइन्स प्रेजेंट है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे इस डेंटल फॉर्मूला से। देखो, एक क्वार्टर में एक कैनाइन, एक क्वार्टर में एक कैनाइन, कितने क्वार्टर्स हैं 4, तो टोटल हो गए 4 कैनाइन्स। मोलर पूछा जाए तो एक क्वार्टर में 3, तो 4 क्वार्टर में हो गए 3 × 4 यानी कि 12। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो। अभी आपके सामने बहुत खूबसूरत सा एक पिक्चर आ रखा है जिसमें हमने एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट शो कर रखा है आपको सभी दांतों का। ये मैंने आपको इसलिए पिक्चर दिखाई है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो वाइट कलर का एक ग्लॉसी चमकता हुआ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको कहा जाता है इनेमल। हमारी ओरल कैविटी में जो वाइट कलर की दांत की लेयर दिखती है उसको कहते हैं इनेमल। बेसिकली अगर बात की जाए तो एक टूथ में सबसे बाहर वाला लेयर इनेमल होता है, फिर उसके अंदर ये जो लेयर दिख रहा है ये डेंटिन, और उसके भी अंदर वाला लेयर इज पल्प। बहुत डिटेल में नहीं जाना, एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें नहीं दे रखी है, एनसीईआरटी ने केवल इनेमल ही मेंशन किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टूथ का सबसे बाहर वाला जो वाइट कलर में आपको दिखाई देता है कवरिंग, दैट इज कॉल्ड एज इनेमल। और यही इनेमल किसी भी टूथ का जो च्यूइंग सरफेस है जिसे हम चबाते हैं, हार्ड रहता है वो हार्डनेस इसी इनेमल की वजह से रहती है, और यही यूज़ होता है मेस्टिकेशन में ना। अब आपके लिए ये एक नया वर्ड होगा मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन बेसिकली च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग को मेस्टिकेशन कहते हैं, यानी खाने को चबाना, वो मेस्टिकेशन कहलाता है। तो ये आपको वर्ड ध्यान रखना है, बाकी और ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टंग की। तो टंग आप सबको मालूम है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। टंग में बहुत ज़्यादा डिटेल में एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, केवल 2 लाइन में इन्होंने टंग कंप्लीट कर दिया है। हम बात करते हैं टंग के यहाँ पर जो लोअर सरफेस है उसकी बात करेंगे। यहाँ पे देखो इस पिक्चर में आपको मैंने लोअर सरफेस दिखा रखी है, ये टंग का लोअर सरफेस है। आप भी आईने में टंग को इस तरह से ऊपर करके उसके नीचे का सरफेस देखोगे तो आपको यहाँ पर एक फाइब्रस बैंड दिखेगा, ये ऐसा, ये जो हमने यहाँ पे शो कर रखा है, एक सेकेंड रुको, ये फाइब्रस बैंड है। ये फाइब्रस बैंड बेसिकली क्या कर रहा है, टंग को माउथ के फ्लोर से, देखो इसको कहते हैं फ्लोर ऑफ द माउथ, टंग को फ्लोर ऑफ द माउथ पे अटैच करने का काम करता है, और इसको कहा जाता है लिंगुअल फ्रेन्युलम। लिंगुअल फ्रेन्युलम, यहाँ मैं आपको एक वर्ड सिखा दूँ, लिंगुअल। लिंगुअल वर्ड रिप्रेजेंट करेगा टंग को, तो ये ध्यान रखना आप। टंग और उसके साथ एसोसिएटेड किसी भी स्ट्रक्चर
को लिंगुअल कहा जाता है। तो जब भी आप कहीं पे भी लिंगुअल वर्ड सुनेंगे, जैसे मैं बोलूँ लिंगुअल आर्टरी, तो आप समझ जाइएगा कि हम उस आर्टरी की बात करें जो टंग को ब्लड सप्लाई कर रही है। गेटिंग माई पॉइंट। तो लिंगुअल फ्रेनुलम इसको कहा जाता है जो कि टंग को फ्लोर ऑफ द माउथ पे अटैच करता है। टंग बेसिकली अगर देखा जाए तो आप बहुत इजीली उसको मूव कर सकते हो, तो इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि इट इज़ फ्रीली मूवेबल एंड इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। जैसा मैंने अभी आपको बोला मस्कुलर है तभी तो ये फ्रीली मूवेबल स्ट्रक्चर है। अब अभी हमने देखा पिक्चर में टंग का लोअर सरफेस, अब मैं बात कर रहा हूँ टंग के अपर सरफेस की। तो जो टंग का अपर सरफेस रहता है, इस अपर सरफेस पे आपको देखो इस तरह के प्रोजेक्शंस दिख रहे होंगे। आप इनको देखो, आप ये जो प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं ना आपको, ये हो गए, या फिर ये जो प्रोजेक्शंस है बहुत सारे, इन सब प्रोजेक्शंस को कहा जाता है पेपिला। दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज पेपिले, और इन पेपिले के अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बड्स। लेकिन देखो पेपिले बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं टंग में, और एनसीईआरटी ने डिटेल में उन सब की बात नहीं की। और हर पेपिले में जो अलग अलग टाइप के जो पेपिले होते हैं ना, उन सब में टेस्ट बड्स नहीं होते हैं। कुछ पर्टिकुलर टाइप के पेपिले ऐसे हैं टंग पे जिनमें टेस्ट बड्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं एनसीईआरटी ने दे रखी, पर ध्यान रखना है कि हर पेपिले में टेस्ट बड्स प्रेजेंट नहीं होते। और ये प्रेजेंट कौन से सरफेस पे रहता है? ये रहता है अपर सरफेस या फिर डॉर्सल सरफेस। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको ध्यान रखना है डॉर्सम जो सरफेस रहता है, डॉर्सल सरफेस अपर सरफेस को कहते हैं, और लोअर सरफेस को कहा जाता है वेंट्रल सरफेस। ये कंसेप्ट ध्यान रखो। अब जैसे आपके सामने ये ऊपर वाला पिक्चर दिखाता हूँ, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिंगुअल फ्रीनुलम कौन से सरफेस पे, तो आप आंसर दोगे कि टंग के वेंट्रल सरफेस पे, और पेपिले प्रेजेंट है डॉर्सल सरफेस पे। तो ये वर्ड्स आपको समझ में आने चाहिए। वेंट्रल मतलब नीचे और डॉर्सल मतलब ऊपर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फेरिंग्स की। ये स्ट्रक्चर देखो आप एक बार, देखो इस स्ट्रक्चर में ये आपका टंग शो कर रखा है यहाँ पे, और ये टूथ हो गए जो वाइट कलर में शो कर रखे हैं, ये टूथ हो गया स्ट्रक्चर, ये लोअर टूथ और ये अपर टूथ। अब यहाँ पर देखो आप, ये जो स्ट्रक्चर एक बोन लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखा है यहाँ पे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था पैलेट के बारे में। तो ये पैलेट हो गया, ये क्या हो गया? पैलेट। और ये पूरी ओरल कैविटी हो गई अंदर की तरफ, जिसमें टंग और टीथ प्रेजेंट है, और ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज माउथ। तो अब आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो पैलेट मैंने आपको बताया, ये पैलेट बेसिकली एक तरह से एक डिवीजन बना रहा है। इसमें पैलेट के ऊपर की तरफ भी एक कैविटी प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं नेजल कैविटी। इसके बारे में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। पैलेट के ऊपर वाली कैविटी नेजल कैविटी और पैलेट के नीचे वाली कैविटी ओरल कैविटी। तो पैलेट इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। होता क्या है बेसिकली, नेजल कैविटी से हम लोग जो इनहेल करते हैं ना एयर, तो ये नेजल कैविटी से होती हुई बाद में यहाँ आती है फेरिंग्स में, और जब हम फूड इंजेस्ट करते हैं तो ये ओरल कैविटी से होके आता है यहाँ पर फेरिंग्स में। यानी अगर बेसिकली देखा जाए तो फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे है एयर के लिए भी और फूड के लिए भी। वापस बता रहा हूँ, एयर का मूवमेंट यहाँ नॉस्ट्रिल से होता हुआ नेजल कैविटी और नेजल कैविटी से फेरिंग्स में। ये जो मैंने तीन अलग अलग कलर में आपको शो कर रखे हैं ना, ये तीनों मिलकर फेरिंग्स बना रहे हैं। बेसिकली फेरिंग्स के भी तीन पार्ट है जो इन तीन अलग अलग कलर्स से शो किया है, बट एनसीईआरटी ने इतना डिटेल में नहीं बताया है, तो मैं केवल इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। आप ही देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा फेरिंग्स वाला एरिया है। ये दिस इज ऑल फेरिंग्स। तो एयर कहाँ पहुँचा? फेरिंग्स में। फूड कहाँ आएगा? फेरिंग्स में। इसलिए कहते हैं कि फूड और एयर का कॉमन चैम्बर रहता है फेरिंग्स। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो फूड का मूवमेंट होगा, फूड कहाँ चला जाएगा? यहाँ पीछे की तरफ इसोफेगस में, और जो एयर आई वो एयर यहाँ से कहाँ जाएगी? इधर ट्रैकिया में। तो ये सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब हम यहाँ से कट करना शुरू करेंगे तो पहले ट्रैकिया आएगा, उसके बाद में इसोफेगस आएगा। तो ये सेंटेंस समझना, इसोफेगस ट्रैकिया के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट रहता है। ट्रैकिया इज एंटीरियर टू दी इसोफेगस। ये कंसेप्ट अपने को ध्यान रखना है। अब एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है
कि इसोफेगस और ट्रैकिया ओपन्स इनटू फेरिंग्स। बिल्कुल सही बात है, ट्रैकिया भी एक ट्यूब है, इसोफेगस भी एक ट्यूब है। ये ट्रैकिया और ये इसोफेगस, ये दोनों एक ट्यूब है, और ये दोनों ट्यूब, ये जैसे ऐसा समझ लो कि ये दोनों ट्यूब्स आकर ओपन होती है कहाँ पर, एक कॉमन फेरिंग्स में। तो ये वो कॉमन फेरिंग्स हो गया। यहाँ देखें आप, ये ट्रैकिया, ये इसोफेगस, और ये दोनों कहाँ ओपन हो गए, फेरिंग्स में। इसलिए कहते हैं फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब सवाल ये आता है कि फूड को कैसे पता कि मुझे यहाँ से होते हुए इसोफेगस में जाना है। फूड यहाँ से होता हुआ ट्रैकिया में क्यों नहीं चला जाता, और अगर वो ट्रैकिया में चला गया तो वो सीधे नीचे कहाँ जाएगा, लंग्स में। हम सबको पता है ट्रैकिया विंड पाइप को कहते हैं, और विंड पाइप से एयर पहुँचता है लंग्स के अंदर। तो अगर समझो बाय मिस्टेक फूड इसमें चला गया तो इसका वापस यहाँ से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, ब्लॉकेज हो जाएगा हमारे ट्रैकिया का। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि ट्रैकिया में फूड क्यों नहीं जाता, तो इसको समझेंगे हम लोग। देखो, ये जो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा एनिमेशन है, मैं आपको एनिमेशन भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। देखो, ये ट्रैकिया है, ये जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है ना, ये ओपनिंग, इस ओपनिंग को कहा जाता है ग्लॉटिस। समझना इस वर्ड को, ट्रैकिया की ओपनिंग इज ग्लॉटिस। व्हाट इज ग्लॉटिस? ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। अब इस ग्लॉटिस के ऊपर आपको ये एक कार्टिलेज दिख रहा होगा। इस कार्टिलेज को देखो, ये ग्लॉटिस के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। बिकॉज ये ग्लॉटिस के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, इसलिए इस कार्टिलेज का नाम क्या रख दिया, एपीग्लॉटिस। समझना इस बात को, ग्लॉटिस मतलब ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, और एपी वर्ड कभी भी आए ना आपके सामने तो इसका मतलब होगा अबाउ, यानी उसके ऊपर। तो एपीग्लॉटिस नाम क्यों रखा इसका, क्योंकि ग्लॉटिस के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, तो एपीग्लॉटिस। बेसिकली ये कार्टिलेज है, ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना होगा। और ये एपीग्लॉटिस को अगर आप देखोगे तो ये कनेक्शन इसका टिश्यूज़ के थ्रू पीछे टंग की तरफ है। अब आप इमेजिन करो, जब भी आप फूड स्वेलो करते हो, एक बार स्वेलो करके देखो, तो जब आप फूड स्वेलो करते हो तो आपका टंग पीछे की तरफ जाता है। टंग कहाँ जाएगा, बैक साइड में। जैसे ही टंग पीछे की तरफ जाता है, ये एपीग्लॉटिस जो रहता है ये नीचे की तरफ आ जाता है, और जैसे ये नीचे आएगा, ये वाला एपीग्लॉटिस यहाँ पर आ गया, और ये ट्रैकिया क्या हो जाता है, बंद। इसलिए स्वेलो करते वक्त जैसे ही टंग पीछे आएगा, एपीग्लॉटिस बंद हो जाएगा, और फूड अपने आप कहाँ जाएगा, इसोफेगस में। यही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ एक एनिमेशन की। इस एनिमेशन को गौर से देखो, इस एनिमेशन में देखो, यहाँ एपीग्लॉटिस शो कर रखा है हमने। देखो, ये टंग हो गया, ये टंग है, ठीक है। इस टंग को देखो पीछे की तरफ मूव कर रही है, ये टंग पीछे की तरफ मूव कर रही है, और जैसे टंग पीछे की तरफ मूव कर रही है, आप एपीग्लॉटिस को देखो। देखो, ये एपीग्लॉटिस है, ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है ना यहाँ पे, ये एपीग्लॉटिस है। ये एपीग्लॉटिस को देखो आप, ये अपने आप नीचे मूव करता है जैसे ही टंग पीछे की तरफ आती है। तो फूड को एक ही रास्ता मिलता है, वो है इसोफेगस। आई होप ये एनिमेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और मुझे इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी समझाने की। तो एनसीईआरटी लिखती है कि एपीग्लॉटिस, जो कि एक तरह का कार्टिलेज है, ये फूड को प्रिवेंट करता है फ्रॉम एंटरिंग इनटू ग्लॉटिस। व्हाट इज ग्लॉटिस? ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहा जाता है। तो ताकि फूड ग्लॉटिस में एंटर ना कर जाए, इसलिए यहाँ पर एपीग्लॉटिस प्रेजेंट है, जो उस वक्त क्लोज हो जाएगा और फूड को अपने आप इसोफेगस में ही जाना पड़ता है। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, जिसमें हम लोग आगे का जो फर्दर ट्रैक्ट है, यानी इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।